सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और प्यारी बुआ जी आपको भी कम्मों का प्रणाम। खुश रहो और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। जो बड़े हैं हमसे भी हो सकता है, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारी सखियां बड़ी हैं, उन्हें हमारा भी सादर प्रणाम नमन। तो भाई कम्मो बहुरिया, ये बताओ कि आज हमारे पास थैले में क्या क्या है सखी सहेली वाले में? ये जो सखी सहेली का थैला है ना, इसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है। आज भी कुछ नया है। आज सखियों को कई सारी बातें हम बताएंगे। कार्बन फुटप्रिंट के बारे में कुछ बताया जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट? बुआ जी चकरा गई ना? हाँ, हमें तो वही नीला नीला वाला काला वाला कागज याद है, और वो नाखून से ऐसे हम लोग दूसरे पर लिखते रहे, बड़ा मजा आता। नहीं, ये उस कार्बन की बात नहीं होगी यहाँ पे। ये कुछ और है, हम तब बताएंगे। भाई हमें तो मालूम है कुछ ना कुछ खास होगा, तभी कम्मो बहुरिया लेकर आई है। ये तो वर्ड फेमस है कि कुछ ना कुछ तो ये पर्यावरण से जुड़ी बात होगी, और हम सबकी जिम्मेदारी का भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होगी, एहसास होगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे बड़े विस्तार से। और आपने तो एकदम सही अनुमान लगा लिया है। तो तुम क्या सोच रही हो, हमें मालूम नहीं है क्या? है? अरे आजकल की बिटिया बहुरिया सब यही है, सोचती हैं कि बुआ को तो कुछ पता ही नहीं है। अरे हमें सब मालूम है, हम सब पढ़ते सुनते रहते हैं। हाँ, लेकिन सही जानकारी मिलती है तभी उस पर विश्वास करते हैं, यूं ही नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और उड़ गए लेकर। अब ये तो वर्ल्ड फेमस बात है बुआ जी की प्यारी बुआ सबकी खबर रखती है, पूरी दुनिया की खबर रखती है। हाँ, लेकिन वहीं हम अफवाहों से बचे रहते हैं। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि बाजार में कुछ गायब हो रहा है तो दौड़ गए खरीदने उसको। हाँ, ये सबसे समय की जरूरत है। और ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो आप श्रोताओं को, अपनी सखियों को इस बारे में भी कुछ जरूर बताइएगा। हाँ, तो आज बात करेंगे हम लोग इस पर, क्योंकि अफवाहों से किस तरह से हमारी सेहत बिगड़ती है, और कभी कभी अगर इससे बच जाएं तो हम बच जाते हैं बस। और आज हम घूमने कहाँ चल रहे हैं बहुरिया, ये बताओ तुम। आज हम चलेंगे, ऐसी जगह चलेंगे जहाँ बादल ही बादल है। अरे वाह, और नाम से ही पता चल रहा है। बादलों का घर कहा जाता है जिसे, मेघों का आलय यानी मेघालय। तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, आज हम सखी विशेष में ये सब जानती हैं, हम बात करेंगे कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया के बारे में। और आज एक और ख़ास दिन है, सब जानते हैं, ये पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज पुण्यतिथि का दिन है। हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। और जैसा कि हमने कहा, 14 नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आते ही 14 नवंबर एकदम से याद आ जाता है ना? जी बिल्कुल। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू का उस दिन जन्मदिन रहता है। बुआ जी, जब हम किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमें किस तरह से याद रहता है? वो वो याद रहता है हमेशा अपने किए गए कार्यों द्वारा। बिल्कुल। और जो भी ये तो हो गई बात कि किए गए कार्यों द्वारा। कुछ लोगों की सीमाएं जो हैं वो कुछ सीमित रहती हैं, दायरे जो हैं वो सीमित रहते हैं। लेकिन अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो जाहिर है कि पूरा देश जो उस समय, जिस समय हम आज़ाद हुए, तो एक तरह से नींव रखने का समय था। आज जो हम देख रहे हैं अपना विकसित हो रहा देश, या बहुत सारे जो विकास में हमने जिसमें परचम लहराए हैं, कहीं ना कहीं उसकी नींव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। और आधुनिक भारत के निर्माता, और उसके जो कहना चाहिए कि जो उन्होंने सपना देखा, एक बहुत उनका सपना जो था बहुत ऊंचा था। मतलब जो भी चीज़ की उन्होंने, जो योजनाएं चलाई बहुत सारी ऐसी जिस समय देश को ज़रूरत थी, वो सब चलाया और एक तरह से देश को पटरी पर लाए। बिल्कुल। और वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। बिल्कुल। और जब समय आया तो गांधी जी ने उनकी क्षमताओं को समझा और पार्टी की जो कमान थी उनके हाथ में दे दी। और नेहरू जी ने भी सत्याग्रह और नरमपंथी
महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए ही उन्हीं के जो हथियार थे, जैसे सत्याग्रह हुआ और नरमपंथी हुआ, सत्य अहिंसा, असहयोग आंदोलन, बिल्कुल, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जो भी काम करवाना है उसको सविनय विनय के साथ करवाना, विनम्रता के साथ करवाना, ये सारे उनके सिद्धांत जिन्हें लेकर वो आगे बढ़े। और फिर ऐसा है कि सिर्फ उन्होंने देश की बागडोर नहीं संभाली, बल्कि संभाली तो संभाली, उसके बाद इंदिरा जैसी उनकी बेटी उन्होंने आगे संभाला। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे लेखक भी थे और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। हाँ, और जब आप पुस्तकों की बात कर रही हैं, तो वैसे तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, लेकिन उनकी लिखी गई भारत और विश्व पर जो खास 2 किताबें हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज, और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक, ये काफी प्रचलित हुई, बिल्कुल प्रसिद्ध हुई। और भारत एक खोज तो बहुत सारे हमारे बहुत सारे दर्शकों ने धारावाहिक देखा होगा, और वाकई उसमें एक हमारे देश की पूरी संपूर्ण छवि दिखाई दे जाती है। बिल्कुल। और जो दूसरी किताब है ना बुआ जी, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वो दरअसल उन पत्रों का संग्रह है जो उन्होंने अपनी जेल में जो वो काल काट रहे थे जी, उस समय जो उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखे थे, यानी इंदिरा जी को जी, इंदिरा जी को जो वो है, उसका संग्रह है वो। बिल्कुल। तो इस तरह से आज हम उन्हें याद करते हैं, उनके कार्यकलापों को याद करते हैं, उनके सिद्धांतों को याद करते हुए हम पूरे राष्ट्र की ओर से उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो, सो के भी जागते ही रहते हैं। जाबाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में, और सब निकले मेरे हमदम हमराज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो।
अर्थी को किनारे कर लो। मैं जहाँ था इन्हें जाना है वहाँ से आगे, आसमां इनका ज़मीं इनकी ज़माना इनका है, कई इनके जहाँ मेरे जहाँ से आगे। इन्हें कलियां ना कहो है ये चमन सा, सुनो मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। भाई देखो ऐसा है ना, ये तो वर्ल्ड फेमस है कमों की, हमारे श्रोता बहुत जानकार हैं, बिल्कुल। है ना। और देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने जो बताया कि किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, तो इसमें हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था, और उनकी ये किताब 1946 में प्रकाशित हुई। भारत की खोज, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जी। जो बताया वो 1933 में लिखी गई। मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम 1936, ये कुछ प्रशंसनीय पुस्तक है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोता, जब हमारी इस जानकारी में अपने और दोस्तों के साथ साझा करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, है बिल्कुल ना? बुआ जी, ये जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व होते हैं, अपने जाने के बाद भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहती है। यानी कि हम उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। भाई बिल्कुल। यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये जो है ना कि उसको ये भी कहते हैं कि नक्शे कदम कहें या अब बात आगे लो, कार्बन पर आ गया, फुटप्रिंट याद आ गया। हाँ, अब जब आपने नक्शे कदम कहा तभी मेरे दिमाग में ये बात कौंध गई कि अब शायद आप फुटप्रिंट के बारे में, यानी नहीं, हम तो कार्बन अच्छे वाले की कर रहे थे, ये तो गड़बड़ वाला है ना। तो ऐसा है कि ये जो फुटप्रिंट है, हम लोग जो काम करते हैं जी। अभी वैसे तो जैसे कि रेत पर चलो या ऐसे चलते हैं तो कोई ना कोई अपने निशान छोड़ जाता है, और जो जैसे अभी बिल्कुल। कहा कि प्रेरणादायी व्यक्तित्व, लेकिन ये जो कार्बन है ये भी हमारे कर्मों के निशान जो छोड़ता है, यानी जो हम काम करते हैं हाँ, उनमें जो कार्बन निकलती है ये वो फुटप्रिंट है। हाँ बिल्कुल, जो कार्बन गैसेस पर्यावरण में निकलती हैं और कहीं ना कहीं जाके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उसे कहते हैं हमारा कार्बन फुटप्रिंट। अब थोड़े से सरल शब्दों में बता दें बुआ जी, तो दरअसल कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये है कि किसी भी मानवीय कार्य द्वारा, यानी कि हम लोग जो काम करते हाँ हैं, बिल्कुल, हम जो छोटे छोटे कार्य करते हैं तो उससे जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जाती हैं, इसमें खासकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ये दरअसल होता है हमारा कार्बन फुटप्रिंट। यानी कि हमने क्या छोड़ा, जो भी हमने काम किया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली, या हमने कितनी पर्यावरण को दे दी, या यूं कहें कि कितनी प्रदूषित कर दिया पर्यावरण को। बिल्कुल, है बहुत कि सरल नहीं? शब्दों में आपने कह दिया। लेकिन बुआ जी आपको पता है, कई लोग तो सोचते हैं, जब हम ये बात कर रहे होंगे तो कई लोगों के दिमाग में ये बात कौंध गई होगी, मेरे भी दिमाग में कौंध गई थी कि भाई हम तो जब रोजमर्रा के काम करते हैं तो इतना बड़ा कोई काम नहीं करते कि जिससे कोई इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकले या कार्बन डाइऑक्साइड निकले। लेकिन यहीं पे सोचने वाली बात है कि ये जो रोजमर्रा के छोटे छोटे काम है ना, जिसे हम अनजाने में ही, मतलब ना चाहते हुए भी, पर्यावरण को कहीं ना कहीं छोटा ही सही नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल पहुंचाते हैं, और अगर छोटा मोटा तो छोड़ दो, सबसे बड़ा जो चीज है, जो बड़ा साधन कह सकते हैं इसको नुकसान पहुंचाने वाला, वो है बिजली। अब ये बताओ कि बिजली तो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कौन है जो आज की तारीख में बिजली नहीं इस्तेमाल करता, है ना? बिल्कुल। तो ये जो हम विद्युत का प्रयोग करते हैं वो भी कार्बन उत्सर्जन करती है, निकालती है, और इससे भी कह सकते हैं पर्यावरण प्रभावित होता है। तो ये सीधा सीधा सा है मामला। इसके साथ साथ अब जैसे तुमने पहले कह दिया, वो तो सब चीजें ही हैं कि हम दिन में, महीने में, साल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं अपने कामों से, ये सबसे पूरा निर्धारित होता है। जी। लेकिन यही बात हो जाती है कि
केवल बिजली नहीं, अब चलो हमने सोच लिया कि हम तो बिजली नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन जो दिया बत्ती आप जो भी जलाते हैं, मोमबत्ती हो चाहे लालटेन हो, कुछ भी, अब उसमें तो सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जी जाती है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो तरीके से करें, किफायती लेकिन तरीके से लेकिन करें। लेकिन एक मिनट एक बात बुआ ये जी। भी है कि केवल ऐसा नहीं है हम लोग केवल बिजली बिजली पर हो गए, ऐसा नहीं है। जो हम कपड़ा पहन रहे हैं या जो भी चीज हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, उसके बनने में जितना उत्सर्जन होता है उसके लिए भी हम जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। है ना? और यहाँ पे क्या आप जानती हैं बुआ जी, आजकल के युवा जो खासकर जीन्स पहनना पसंद करते हैं, हाँ। जब वो जीन्स का कपड़ा बनाया जाता है ना, हाँ। तो उसमें पता नहीं कितने गैलन पानी उस कपड़े को सिर्फ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए। क्या मतलब है? हाँ जीन्स पहनना बिल्कुल। बंद कर दें? आप नहीं, जीन्स पहनना बंद न करें, लेकिन उसका पर्याय खोजा जा सकता है। जी, या यूं कहें कि कुछ ऐसी चीजें वैसे तो वैज्ञानिक लोग कर रहे होंगे कि कम से कम पानी में बने, लेकिन हम तो यही कहेंगे भाई कि जो पर्याय तुमने कहा वो ढूंढें, लेकिन उसके साथ साथ चलो ये जीन्स को छोड़ दें तो बाकी जो चीजें हमने बात कही, एक तो कम से कम खरीदें उसको, बहुत ज्यादा उसका संग्रह न करें। जी। और इसके साथ साथ जहां तक हो सके, जैसे बिजली की बात है तो उसका इस्तेमाल तो जरूर करेंगे। अब भाई जाहिर है कि चीज बनी है तो हमारे सुख के लिए बनी है, हमें आसानी देने के लिए बनी है, तो ऊर्जा का हो सके कम से कम उसकी खपत करें, उसको कम से कम इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि बिजली बत्ती बंद करते रहें, सारे स्विच ऑफ कर दें। ये आपके पैसे की भी बचत है और लो पर्यावरण की भी बचत है का सहयोग भी है। बिल्कुल। और इसके अलावा आजकल नहीं, अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि कई बार तो अपने घर के लोग भी करते हैं बुआ जी, पता है आपको, तो डांटना पड़ता है थोड़ा सा। अब भाई सिग्नल लगा है, लाल बत्ती है, लेकिन मोटरसाइकिल का जो इंजन है या गाड़ी का जो इंजन है वो घर घर किए जा रहा है। क्या जरूरत है चलाने की? 2 सेकंड 2 मिनट आराम से बैठा नहीं जा सकता सिग्नल पे? यही तो हम कह रहे हैं कि सिग्नल पर अपने वाहन का जो भी इंजन है उसे बंद कर लें, अच्छा रहेगा। इससे ध्वनि प्रदूषण, सब तरीके की चीजों से बचेंगे। इसके साथ साथ जो हम बिजली की बात कर रहे थे कम्मो बहुरिया जी, घर में CFL बल्ब का इस्तेमाल करें। हाँ। जिसमें कि कम से कम बिजली खर्च हो। वहीं पर जैसे कि रोजमर्रा में वॉशिंग मशीन जैसे तुम चलाती हो। हाँ बिल्कुल चलाते हैं। बस 4 कपड़े हुए और लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कि उसका पूरा सामान ठीक से लोड न हो जाए, तब तक उसका इस्तेमाल न करें। और खरीदते समय क्या क्या देखती हो जाके, ये तो बताओ। मतलब बिजली के उपकरण खरीदते और समय? क्या लोग वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बात मुझे आप ही ने बताई थी एक बार कि सबसे ज्यादा स्टार जिसे मिले, यानी जो उपकरण बिजली की सबसे ज्यादा बचत करे, और साथ ही साथ जो मानक द्वारा सत्यापित हो, यानी ISI मार्क जिस पे हो, बस वही वाला खरीद के लाना। बस वही वाला खरीदना है, तभी अच्छी बहुरिया कहलाना है ना। आप ही से सीखा है बुआ जी। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि खूब ढेर सारे वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, और जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें भी जो हम इस्तेमाल करते हैं गैस वगैरह रोजमर्रा में, उनका भी देखभाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। फालतू में गैस न जलने दें, चाहे वो कोई भी ईंधन हो, अंगीठी हो, स्टोव हो, हीटर हो, कोई भी ईंधन का सामान है, उसको समय देख के बंद कर दें। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात बुआ जी, वो भी तो बता दीजिए। क्या? जब गर्मियां आती हैं तो सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? बताओ। AC की। हाँ, तो जब हम AC चलाते हैं ना, तो उससे जो गैसेस निकलती हैं वो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब तुम कहोगी कि 25 डिग्री से ऊपर रखें उसका तापमान, और खुद 16 पर सोगी हैं। नहीं, हम भी 16 से ऊपर ही रखते हैं। हम भी 24 या 25 पे रखते हैं। यानी AC जब भी आप चलाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे अगर छोटा कमरा है तो लगातार AC ना चलाते रहें। जब कमरा ठंडा हो जाए तो AC को बंद कर दीजिए। और कमरे के जो माप है, जो छोटा बड़ा कमरा देखकर ही उसका टन जो होता है, 1 टन 1.5 टन का है, वैसा ही खरीदें, वैसा ही लगाएं। उसके साथ साथ जो जैसे तुमने कहा कि कंप्रेसर वगैरह बंद कर दें उसको। एक आधी रात के बाद जैसे मौसम ठंडा हो जाए तो आप AC बंद करके सिर्फ पंखे में सोइए। कोशिश करें कि एक ही कमरे में सब लोग रहें। ये छोटी छोटी चीजें भैया हमारे सब श्रोताओं को पता है, ये सब ध्यान रखेंगे। और अब हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बाजार का जो डब्बा बंद खाना है वो खाएं, बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं। उससे भी तो वो भी तो बनाने में बहुत सारी फैक्ट्री चल रही है, पता है तुमको? बिल्कुल। और वो भी कार्बन उत्सर्जित करती हैं जी। और साथ ही साथ एक चीज और कचरे के रूप में परिवर्तित होती है। ये जो पैकेज फूड हम लाते हैं ना,
उसका जो डब्बा निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, वो भी तो कहीं ना कहीं कचरे के रूप में ही जाता है। हाँ, चलो ये तो बात हो गई कम्मो भौरिया कि जब हम डब्बा लाएंगे करेंगे, लेकिन तुम अभी कार्यक्रम से पहले जब बात कर रही थी तुम ये भी कह रही थी कि बुआ वो जो हम ये कागज और ये जो अरे क्या है आलू वालू जो छीलते हैं उसका छिलका निकलता है, उससे क्या क्या होता है? हाँ, जो रसोई से जो भी सब्जियों का छिलका निकलता है वो तो बड़ा अच्छा होता है। और बिल्कुल अच्छा होता है। उससे तो उसे रिसाइकल किया जा सकता है, उससे खाद बनाई जा सकती है। अगर आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो पेड़ पौधों को तो आप यूं ही खाद बनाकर दे सकते हैं, मतलब बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी। शौकीन हो चाहे ना हो, आप शौकीन हो जाइए, हम ये आग्रह कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल, क्योंकि बुआ जी होता क्या है ना कि जब हम ये जो कचरा होता है रसोई घर से निकला, एक तो कचरे का नियोजन करना बेहद जरूरी है, यानी कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखें। हाँ। और उनका सही ढंग से निस्तारण भी करें। बिल्कुल। और जो ऐसा कचरा है जिसको आप खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जब आप उसे यूं ही फेंक देते हैं और वो जब डंपिंग ग्राउंड में जाता है, सड़ता है, तो कहीं ना कहीं जब वो सड़ता है तो वो जो गैसेस जो निकलती हैं, हाँ, वो भी ग्रीन हाउस गैसेस ही होती हैं, ग्रीन हाउस होती हैं, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट तैयार करती हैं। बिल्कुल। तो आप भाई उसके जिम्मेदार न बने, यानी कि इस तरह से कचरे को न फेंकें। इसके साथ साथ एक बात और है कि ये तो वर्ड फेमस है कि जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इन सब का इस्तेमाल करके हम सीधे सीधे ये फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो हमारा कम से कम हो, क्योंकि जो ये जो आने वाली पीढ़ी है इसके लिए भी तो हमें धरती बचाए रखनी है ना बुआ जी। तो तुम्हारे लिए तुम बचा ही रहे हैं, पता है तुमको। है कि नहीं? सही बात है। ये बात है कि हम आगे वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रख रहे हैं, खुद के लिए बचा रहे हैं और एक अच्छे नागरिक होने का अपना धर्म निभा रहे हैं। और एक चीज बता दें, खासकर जो महिलाएं हैं, हर घर में आजकल फ्रिज एक जरूरत बन गया है ना। फ्रिज का ध्यान तो महिलाएं ही रखती हैं जी। तो देखना हमें ये है। क्यों हमारे भाई लोग नहीं रखते क्या? किचन कम्मो तुम ना ये ना करो भाई। हाँ, अब मैं अब जब कम्मो खुद ध्यान रखती है तो फिर कम्मो ही कहेगी ना। चलो बोलो, अच्छा बोल लो। ये कह रहे थे कि जो फ्रिज का उपयोग है वो आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। अब आवश्यकता अनुसार, हाँ मैं वही बता रही थी कि आप कहेंगे कि आवश्यकता अनुसार मतलब हमेशा ही आवश्यकता रहती है फ्रिज की। बिल्कुल। लेकिन ये ना करें कि फ्रिज को एकदम सामान से लाद दिया, हमें कुछ नहीं खाना है, हमें कोई खाद्य सामग्री बच गई, लो डालो उसको फ्रिज में, ये नहीं करना है। साथ ही साथ अगर परिवार छोटा है तो इतने बड़े फ्रिज की क्या जरूरत है। आजकल बड़ा फ्रिज घर में रखना एक फैशन सा बन गया है, जरूरत हो चाहे ना हो। तो अगर घर में लोग कम हैं तो जरूरत के हिसाब से ही उतने ही लीटर का आप फ्रिज लीजिए जी। और उसमें कोशिश करें कि केवल जरूरत का सामान ही रखें। हाँ, जरूरत का सामान रखें और बहुत ज्यादा उसमें चीजें न भरें, क्योंकि फिर खराब होने लगेंगी, उसकी कूलिंग कम हो जाएगी, फिर आपको लगेगा नहीं खरीदो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और हमारे बहुत सारे साथी लिख कर भेज रहे हैं कि 27 डिग्री पर कमरा ठंडा हो जाता है तो उतने पर ही चलाएं। और इस तरह से भाई लोग साझा करने लगे। लेकिन अरे लोगों के फेसबुक पर जो कमेंट्स आ रहे हैं कम्मो भौरिया, हम तो ये कह रहे हैं, ये तो बताना ही भूल गए कि जो अफवाह है ना, ये विषय बड़ा मजेदार है। तो हमारे जो श्रोता हैं, हम उनसे गुजारिश करें कि क्या वो किसी अफवाह से प्रभावित हुए खुद, या उन्होंने खुद अफवाह फैलाया, थोड़ा सा बताएं। अब तुमने कुछ किया क्या? कभी मुस्कुराहट चल रहा है कुछ किसी अफवाह से अगर वो प्रभावित हुए हैं या मैं प्रभावित हुई हूँ तो वो तो मैं बताऊंगी, हमारे श्रोता भी बताएंगे। लेकिन अफवाह फैलाई या नहीं ये मत पूछिए बुआ जी। अच्छा, ऐसा? हाँ, तो नहीं बताएंगे लोग? ना नहीं, हमारे श्रोता बहुत अच्छे हैं, बता देंगे। तो श्रोता जल्दी से हमारे फेसबुक पेज पर बताएं। और साथ ही साथ जब हम कार्बन फुटप्रिंट की कम करने की बात कर रहे थे ना बुआ जी, तो सबसे अच्छी और जरूरी बात है कि पेड़ लगाएं। हाँ, और साथ ही साथ पानी की बचत करें। बिल्कुल। तो सारी चीज़ों की बचत करते हुए वैसे भी एक पेड़ लगाना, दूसरा की जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, और ये हमने जो बात की सबसे पहले सौर ऊर्जा की इस्तेमाल की बात करें। सोलर कुकर बहुत उपयोगी होता है, उससे खाना बहुत अच्छा पकता है,
उसका उपयोग करें। इस तरह से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और जो पर्यावरण की चीज़ है उसको भी बचा सकते हैं। लेकिन कम्मो बहुरिया ज़रा जी। मनोरंजन वगैरह भी हो जाए, हैं? बिल्कुल। वो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए। कोई हमारा चाहिए। वो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए। कोई हमारा चाहिए। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ली ला 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 ला, ला 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 ली ला 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 ला। फूल में जैसे फूल की खुशबू, दिल में है यूं तेरा बसेरा। धरती से अंबर तक फैला चाहत की बाहों का घेरा। हो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए। कोई हमारा चाहिए। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ली ला 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 ला, ली ला 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 ला। सूरज पीछे घूमे धरती, सांझ के पीछे घूमे सवेरा। जिस नाते ने इनको बांधा वो नाता है तेरा मेरा। हो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए। कोई हमारा चाहिए। वो नीले पर्वतों की धारा, ला 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 ला, ला 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 ला। भाई ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि हमारे देश में जितनी विविधता है, जी। खान पान हो, कला हो या नृत्य की बात हो, उतनी शायद ही कहीं होगी, है ना? बिल्कुल सही बात कह रही हैं बुआ जी। ये जो गाना बज रहा था ना अभी, सोचिए ना, नीले पर्वतों की धारा जब नीचे उतरती है तो कैसी कलकल करती है। उसमें भी एक रिदम रहता है, कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक ताल रहती है। हाँ, ताल रिदम है, इससे जिंदगी कितनी सुरीली हो जाती है। और जो हम इसी से मन करता है कि बस झूम उठता है और पैर जो है वो थिरकने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और जब आप थिरकने की बात कर रही हैं तो बता दें कि सखी विशेष में आज हम जानेंगे कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया के बारे में, बिल्कुल, जो कथक नृत्य शैली में एक परिवर्तन लेकर आई। और वो हमेशा ही वैसे तो नृत्य क्षेत्र में अदम्य ऊर्जा से सृजनरत रहीं और बहुत कुछ उन्होंने नया किया, लेकिन लीक से हटकर अपनी पहचान बनाने वाली और जो उनकी सोच थी, उन्होंने बहुत नए आयामों को जोड़ा जी। क्योंकि उनमें बहुत सृजनशीलता थी और कला के क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य योगदान दिए, और इसलिए उन्हें पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के साथ साथ रत्न सदस्यता सहित बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। बिल्कुल बुआ जी। और 17 मई 1930 के दिन मुंबई में जन्मे कुमुदिनी के पिता दिनकर और माँ लीला जयकर
उनकी जो माताजी थीं वो खुद भी एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं और वे चाहती थीं कि शास्त्रीय गायन की ये जो परंपरा है उनके परिवार में आगे भी चले। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुमुदनी का रुझान तो नृत्य की तरफ है, तो माँ ने भी कुमुदनी को नृत्य में ही आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। और अपनी माँ की मृत्यु के बाद भी उनकी माँ ने जो सपने देखे थे कुमुदनी के लिए, उसे साकार करने में वे जुटी रहीं। बिल्कुल। और कुमुदनी ने लखनऊ घराने के दिग्गज नृत्य सम्राट शंभू महाराज और जयपुर घराने के गुरु सुंदर प्रसाद से कथक का विधिवत प्रशिक्षण लिया और एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में कुमुदनी संगीत नाटक अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति के लिए चुनी गई। और विश्व प्रसिद्ध नर्तक और नृत्य संरचनाकार राम गोपाल के पूरे दल के साथ, टीम के साथ इन्होंने बहुत सारे विदेश में, बहुत सारे और भी देशों में उन्होंने भ्रमण किया और अपने देश में तो मंच प्रस्तुति की ही। अगर कथक नृत्य शैली की बात करें तो इस नृत्य शैली का प्रामाणिक ज्ञान, साथ ही साथ विश्व स्तरीय प्रस्तुतियों के अनुभव से कुमुदनी ने अपने आप को और मजबूत किया। और उन्होंने नृत्य की कसौटी पर जो सुरुचिपूर्ण वेशभूषा से लेकर प्रकाश और साथ ही साथ ध्वनि संयोजन यानी रंगमंच पर और संगीत से लेकर नृत्य संरचना तक के अपने जो मानदंड थे उन्होंने खुद तय किए। कुमुदनी जी ने पहली बार कम्मो बहुरिया कथक के एकल रूप में प्रस्तुत करने की शैली को बदलते हुए इसे सामूहिक रूप में प्रस्तुत करने की शुरुआत की। यानी कि बिल्कुल अलग ढंग से इन्होंने कुछ रचना की और प्रयोग किया और साथ ही साथ पारंपरिक कथा कथन की शैली को बदलकर इसमें समकालीन कथा संग्रह जोड़कर कथक नृत्य शैली में एक नई नई कल्पनाओं को आयाम दिया, जोश भर दिया कहना चाहिए। बिल्कुल। कुमुदनी ने रजनीकांत लाखिया से विवाह किया जो लॉ की शिक्षा ले रहे थे उस समय और साथ ही साथ राम गोपाल के दल में वायलिन बजाते थे। और फिर शादी के बाद 1960 में कुमुदनी अहमदाबाद आ गई और यहीं उन्होंने कदम्ब के रूप में नृत्य संस्था की स्थापना की। और इस समय से इतना आसान नहीं था जी, बिल्कुल करना, फिर भी अहमदाबाद में कुमुदनी के प्रयासों ने कथक नृत्य शैली को एक अलग प्रतिष्ठा दिलाई। आज भी कुमुदनी लाखिया जीवंत और सृजनशील हैं। उनकी नृत्य संस्था लगातार कथक का प्रशिक्षण दे रही है और उनके जो शिष्य और शिष्याएं हैं बुआ जी, वो देश विदेश में उनका अलग जगा रही हैं। और साथ ही साथ एक नई पीढ़ी, एक नई पौध भी तैयार हो रही है नृत्य क्षेत्र में कुछ अलग, कुछ नया करने का उत्साह लिए हुए। कुमुदनी जी आज भी पूरी ऊर्जा से अपने काम में जुटी हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि उनकी सृजनात्मक सोच और संवेदनशीलता ही उनकी सदाबहार जीवंतता का राज है। सब लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए जी। और हम तो यही कामना करते हैं भाई, ईश्वर उन्हें हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और सृजनशील बनाए रखे। और बुआ जी एक बात तो और बता दें उनके बारे में। क्या? वो नृत्य के साथ, नृत्यांगना तो थी ही, साथ साथ वो नृत्य नृत्य निर्देशन भी उन्होंने किया। हम समझ रहे हैं। अब तुम्हें जब उमराव जान फिल्म याद आ जाएगी तो तुम्हारा दिमाग तो काम करेगा नहीं। बिल्कुल, हम तो शब्द ही भूल गए थे। हाँ, बस शब्द ही भूल गई, सब भूल गई। फिल्म भूल गई कि 1981 में बनी थी, वो वाली उमराव जान में इन्होंने नृत्य निर्देशन किया। बिल्कुल, लेकिन सारे नृत्य का नहीं किया था। नहीं, उसमें से एक जो गाना था उसका नृत्य निर्देशन किया था गोपी कृष्ण महाराज ने। अच्छा, बाकी गानों का निर्देशन इन्होंने किया। देखा, अब इन्हें एक सब जैसे घूरो ना तो इनका सब लाइन पर, पटरी पर आ जाती है कम्मो बहुरिया हमारी। चलो अब आप इससे, हाँ मैं कहने जा रही थी कि आप और आगे कुछ कहें या डांट लगाएं तो हम गाना सुन लेते हैं। तब तक तुम भी स्थिर हो जाओ। इन आँखों
शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। आ, एक सिर्फ हमी में को, एक सिर्फ हमी, एक सिर्फ हमी में को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। इस शम्मे फरोज़ा को इस शम्मे फरोज़ा को आंधी से डराते हो, आंधी से डराते हो, इस शम्मे फरोज़ा के, इस शम्मे फरोज़ा के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। भाई गाना तो वाकई बहुत अच्छा है और कुमुदिनी लाखिया जी ने बहुत सारे जो प्रयोग किए, हमें उम्मीद है कि इस तरह से सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ नयापन आता जा रहा है और आता रहेगा। बिल्कुल। ये जो हमने लेकिन बात कही कम्मो बहुरिया, पता है हमारे साथी लिखकर भेज रही हैं कि मैंने पिछले लॉकडाउन में घर में बीज डाले थे, अब उनमें से पौधे हो गए हैं नींबू के, पपीते के और मनी प्लांट, तुलसी, एलोवेरा के बहुत सारे पौधे हो गए हैं जो बहुत ही फायदे वाले हैं। इसकी सब्जी भी बना सकते हैं और इसे बहुत सारी मतलब खाने घुटनों में दर्द नहीं होता और बालों में लगा सकते हैं। ये सब एलोवेरा की बात कर रही हैं जी। तो वाकई बड़ी अच्छी बात है। तो भाई इस तरीके का जो किचन गार्डनिंग है वो तो करते रहना चाहिए, है ना। हाँ, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जब आपको जरूरत पड़े आपने अपने ही गमले से कुछ लिया और उसका प्रयोग अपने रसोई में कर लिया। हाँ, 4 पौधे तुलसी जी के तोड़े, 4 पौधे अगर, अरे 4 पौधे नहीं 4 पत्तियां जी। और ऐसे ही कुछ पुदीना आपने लगा लिया तो जैसे ही डालना हुआ आपने बस निकाले थोड़ी सी पत्तियां और बस एकदम ताजी तरीन अपना आपने कर लिया। तो ताजगी की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं पहाड़ों पर कहीं घूमने जाओ तो अलग ही ताजगी होती है ना। बिल्कुल अलग ताजगी होती है, मन एकदम प्रफुल्लित और उमंग से भर जाता है। बुआ जी चले? चलो 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 चलो। वैसे भी हम तो अभी अभी पता है तुमको कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? तुम्हें नहीं पता? शिमला से आ रहे हैं हम तो। अरे
लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, हमने सब कोरोना अपने कॉल है। ये कमरे का अलग अलग नाम रख दिया है ना। ओ अभी हम शिमला में से आ रहे हैं। ये तो सबसे मजेदार बात है। अरे क्योंकि हमारे साथी ने यहाँ पर कार्यक्रम में फेसबुक पर दिया था ये राय, बड़ा मजा आया। उन्होंने अच्छा। बताया हमने घर में अलग अलग कमरों के नाम रख दिए और हम कहते हैं भाई अभी हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं, अब जा रहे हैं हरियाणा और उसके बाद कभी कभी हम केरल चले जाते हैं, तो भाई अभी हम शिमला से आ रहे हैं। तो चलो मतलब एक ही छत के हाँ। नीचे आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, हाँ। ठंडी बर्फीली वादियां भी मिल जी, जाएंगी, पहाड़ भी मिलेंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे साथी बहुत समझदार हैं, बहुत प्यारे हैं। चलो अब इनको हम घुमा देते हैं। मेघालय जो कि भारत के, हमारे देश के उत्तर पूर्व में है ये राज्य, और यहाँ की राजधानी खूबसूरत शहर शिलोंग है। मेघालय में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम घूम सकते हैं। प्रकृति अपने भव्य रूप में है एकदम। और देश के सबसे बड़ा यहाँ पर वन है, यानी जंगल है। इसलिए आज देश में सबसे महत्वपूर्ण इको टूरिज्म सर्किटों में से एक है। और मेघालय उप उष्णकटिबंधीय वन में कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। बिल्कुल। और इसे 7 बहनों या 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे पूर्वी राज्य हैं जी। वो 7 सिस्टर के नाम से मशहूर है। तो मेघालय इन्हीं में से एक है। और वैसे मेघालय में देखने के लिए काफी सारी जगह हैं। बताओ। सबसे पहले तो शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है। हालांकि एक छोटा सा शहर है जिसे पैदल घूमकर भी देखा जा सकता है। सच में? हाँ बिल्कुल। लेकिन कितना है अच्छा होगा ना। लेकिन है बेहद खूबसूरत। और अगर आप पैदल ना घूमना चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार सिटी बस या दिन भर के लिए ऑटो या टैक्सी किराए पर लेकर भी घूम सकते हैं। और वैसे बुआ जी पता है शिलोंग को हमेशा पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या बात है। यहाँ पे देखने के लिए कई चीजें हैं, जैसे लेडी हैदरी पार्क है, केलोंग रॉक है, वार्ड्स झील है, साथ ही साथ मीठा झरना है, हाथी झरना यानी एलिफेंट फॉल भी यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। शिलोंग पीक भी तो है, वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ के जहाँ देखा जाता है। बिल्कुल। और मेघालय अगर आप घूमने का प्लान बनाएं हाँ। तो यहाँ पे यू मोरिंगखोंग बैम्बू ट्रैक, अगर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, एडवेंचरस हैं, हाँ। तो आप यहाँ जरूर जाएं। तब बुआ तो जी जाना क्या, पड़ेगा। हाँ मैं कहने वाली थी क्या बुआ जी बात आप है। जाएंगी जरूर। नाम बड़ा लेकिन टेढ़ा मेढ़ा है। कोई बात नहीं। रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है। अगर अच्छा? आपको बताऊं तो इसकी जो शुरुआत होती है ना इस ट्रैक की, हाँ? ये एक झाड़ू की तीलियों वाले फार्म के ऊपर बैम्बू ब्रिज से होती है। अच्छा। जो आगे चल के आपको एक खूबसूरत नीले पानी के प्राकृतिक तालाब की तरफ ले जाता है। अरे और वाह। जब आप आगे बढ़ते हैं तो जल्द ही आप अपने आप को एक ऐसे ब्रिज पे पाते हैं जो कि बहुत ही बड़े पत्थर की बगल में झूल रहा है। यानी वो जो बैम्बू ब्रिज बनाए गए हैं वो आपस में जोड़ते हुए, पत्थरों से जोड़ते हुए बनाए गए हैं। और उसके बाद कहीं नीचे खाई भी होगी। बिल्कुल है। हाँ ना, यही तो है। वो जो मोरिंगखोंग जो शब्द है उसका मतलब ही है पत्थरों का राजा। क्या बात है। और अगर आप इस ट्रैक में चलते चलते थक जाएं तो थकावट मिटाने के लिए वहाँ के जो प्राकृतिक तालाब है उसमें छलांग लगाइए। बस एकदम तरीन ताजा हो जाएंगे आप। भाई यही तो हम कह रहे हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपको रोमांच पसंद है तो आपको ट्रैक जरूर अच्छा लगेगा, चाहिएगा, है ना। और शिलोंग से दूरी वाखेन गांव जो है मेघालय से पूर्व खासी पहाड़ी जिले के पायनूर्सला तहसील में है। शिलोंग से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी तो पर बहुत है दूरी ये। तो नहीं हुई। हाँ। चलो चेरापूंजी घूम आते हैं। चलिए। शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत दुनिया में बहुत अच्छा होने की वजह से प्रसिद्ध है, सब लोग पसंद करते हैं। साल भर पर्यटक यहाँ आते हैं लाखों की संख्या में। और कुछ समय पहले इसका नाम चेरापूंजी से बदल कर सोहरा रख दिया गया है। स्थानीय लोग इसे सोहरा नाम से ही जानते हैं। चेरापूंजी में सबसे अधिक बरसात होने की वजह से, भाई बचपन से हम लोग यही पढ़ाई पढ़े हैं जी। सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है? चेरापूंजी। है ना। विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसलिए ये जगह पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। आसपास बहुत सारी चीजें देखने लायक हैं, गुफाएं हैं, कई किलोमीटर तक फैली हैं। और भारत का सबसे ऊंचा झरना नोहकालिकाई झरना चेरापूंजी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 334 मीटर है। इसको जरूर देखिएगा आप लोग। बिल्कुल। अगर आप चेरापूंजी जा ही रहे हैं तो एक चीज देखना ना भूलिए। क्या? वो है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। हाँ। यानी आपने सुना होगा बुआ जी, जीता जागता ब्रिज। ये एक सबसे बड़ा प्राकृतिक आकर्षण है चेरापूंजी का और बड़ी संख्या में पर्यटकों को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। उमशियांग डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जो है वो जीवित जड़ सेतु के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये जो पूरा क्षेत्र है रबर ट्री से बने अपने रूट पुलों के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन डबल डेकर ब्रिज इन सभी में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और लगभग 50 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है ये ब्रिज। वाह।
और इसके नीचे से बहती है उमशियांग नदी। क्या बात एक है। तरह से देखा जाए तो बुआ जी, जो प्राकृतिक इंजीनियरिंग होती है ना, इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। क्या बात है। इसके अलावा भाई मोलित्रोंग की खासी बस्ती को भी देखा जा सकता है। इसे कहते हैं कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है ये। और साथ ही साथ बाघमारा, मेघालय में देखने की जगहों में बाघमारा पर्यटन स्थल न केवल वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके जो अन्य आकर्षण हैं वो हैं झील, नदियाँ और बेहद खूबसूरत पहाड़ियाँ। और ये भाई जो ये तो मेघालय से बस 4 किलोमीटर की हाँ दूरी पर है। बिल्कुल, तो है ना? यहाँ पे एक दिन में जाके आप लौट भी सकते हैं। यहाँ बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, जहाँ लंगूर, हाथी और पक्षियों का निवास स्थान है मुख्य रूप से। और मौसमई गुफा सोहरा से थोड़ी दूर पर है। अंधेरी, सकरी, चूना पत्थर की गुफाएं हैं जिन्हें मौसमई कहते हैं। और भाई अगर आपको सकरी जगहों का डर नहीं है तभी जाइएगा, लेकिन अगर कहीं डर लगता है तो मत जाइएगा। लेकिन किसी के साथ तो जाया जा सकता है ना बुआ अरे जी? नहीं, तो भी डर लगता है भाई। जिसको लगता है तो लगता है, लगने दो। इसके कहीं और अलावा घूम लेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा देखने लायक जगह है केलोंग रॉक। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेघालय राज्य का स्टेट म्यूजियम, जो सैलानियों के लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। यहाँ पे आप आदिवासी समय की कलाकृति और प्राचीन जो शास्त्र हैं उनको संग्रहित करके रखा गया है। तो भाई ये सारी चीजें तो देख लें। उसके बाद शिलांग व्यू पॉइंट, लैटलम कैनलियल और बहुत सारी और भी चीजें हैं। सीजू गुफा है, वायुसेना का संग्रहालय है ना? बिल्कुल। झीलें हैं और दंपप घाटी है, वहाँ काबा जलप्रपात है, रेनबो फॉल्स हैं। ये सब सारी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हैं। अब गिनाने चाहेंगे बुआ जी, ऐसे तो कई हाँ, जगह हैं। ऐसा है? तो घूम ही बिल्कुल लेंगे फिर। बिल्कुल, लेकिन घूमेंगे तब जब गाना सुन लेंगे नहीं, तब। जब सब नॉर्मल हो जाएगा, यानी हाँ, ये तो है ही। लेकिन कैसे जाएं और कब जाएं ये भी तो बताना पड़ेगा ना। भाई तुमने तो पहले ही कह दिया कि 12 महीने जा सकते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है, वर्षा ऋतु है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो मुश्किल हो जाएगी आपको, इसलिए न जाए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है। इसलिए सितंबर से अप्रैल तक जाएं। और कैसे जाएं ये बताओ। हाँ, कैसे जाएं, तो मेघालय जाने के लिए जो एयर रूट है यानी हवाई मार्ग सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ का जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो शिलोंग के पास उमरोई। यहाँ तक के लिए आपको लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ से कोलकाता और गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ानें हैं। और पहाड़ी राज्य होने के चलते मेघालय में रेल मार्ग नहीं है, जिसके लिए आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो गुवाहाटी रेल मार्ग है वो कई अहम राज्यों और शहरों से जुड़ा है, जहां से लगभग हर घंटे शिलोंग के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। यानी कि आप कोलकाता से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज से कोलकाता तक जाएं, उसके बाद आप चले जाएं बस से या टैक्सी से। ऐसे ही गुवाहाटी जा सकते हैं और इसके साथ साथ शिलोंग वाले उमरोई हवाई अड्डे तक जा सकते हैं हवाई जहाज के रास्ते। और उसके बाद आपको रेल मार्ग नहीं है, आपको बस या टैक्सी आदि से जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बुआ जी, जब सब नॉर्मल हो जाएगा, यानी जब कोरोना काल से हम थोड़े बाहर आ जाएंगे, सारी जो पाबंदियां हैं, सुनिए, तो पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी, तब आप और मैं चलेंगे मेघालय ये तो पता नहीं कितने सपने देखती है। अभी घुमाया तो इतना, आप चुपचाप गाना सुनाओ, चलो।
क्या बात है। इस तरह से जब मेघालय हम लोग घूम चुके, तो हमारे एक साथी ने बताया कि भाई यहाँ पर चेरापूंजी से भी कोई छोटा सा जगह है, उसके बारे में बताया कि मासिन राम गांव जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेघालय में बारिश होती है। तो भाई ये आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के लिए इन्होंने लिखा है कि वहीं एक देश का सबसे साफ सूत्रा गांव है में होता है, सूत्रा गांव में होता है, मौसिन लॉन्ग में होता है, ऐसा लिख रहे हैं। सूत्रा गांव मौसिन लॉन्ग में होता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये जानकारी भी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी तो भाई अफवाहों के बारे में बड़े लिख रहे हैं कि वाकई बड़ी दिक्कत होती है, अपना ही नुकसान होता है। बिल्कुल, अफवाहों की जब हम बात करते हैं बुआ जी, तो हमारी एक श्रोता लिख के भेजती हैं कि अफवाहें अक्सर ही लोग फैलाते रहते हैं, जिससे फायदा तो नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। लेकिन इस समय वो लिखती हैं कि इस समय जो सबसे ज़्यादा अफवाह फैली हुई है वो है कोविड की वैक्सीन को लेकर। इतनी महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए भी जो गांव के जो लोग हैं वो टीके लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो मतलब एक अफवाह ही फैली है जो भ्रम में है, और ये सब मनगढ़ंत है कि हमें टीका नहीं लगवाना। कल ये कह रही हैं कि इनके यहाँ कल विद्यालय में कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी और ये पूरी कोशिश करेंगे कि गांव के 45 वर्ष के ऊपर जितने भी ग्रामवासी हैं उनका पूरा टीकाकरण ये करा सकें और उन्हें उनकी सेहत के प्रति जागरूक कर सकें। वाकई बड़ी काबिले तारीफ बात है कि आप ये प्रयास कर रही हैं। हम सब के लिए ये कह सकते हैं कि जैसा आप चाह रही हैं वो हो और आप इसमें सफल हों। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, है ना? बिल्कुल। और बुआ जी, जब हम अफवाहों की बात करते हैं ना, तो ये जो अफवाहें होती हैं ये सीधे जाकर असर करती हैं हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन पर, यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अफवाहों के लिए हमारे एक साथी ने लिखकर भेज दिया कि ना हमने कभी अफवाह फैलाई, ना किसी अफवाह में आज तक पढ़ा हूँ। तो इन्होंने तो सीधे अपना पल्ला झाड़ दिया। बिल्कुल सही है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वहीं ये कह रहे हैं कि अभी ये आह्वान करें कि आने वाले बरसात के दिनों में जो पानी छत से नीचे गिर जाता है उसे हार्वेस्टिंग सिस्टम से भूजल स्तर बढ़ाने का कार्य किया जाए। और ये हार्वेस्टिंग सिस्टम जिनके पास नहीं है तुरंत इस पर अमल कर दें ताकि आपके आसपास का भूजल स्तर बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, कितनी अच्छी सोच है, देखिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हाँ, जो गलत बात फैलाने वाली बात हो रही है, हार्वेस्टिंग के भी बारे में लोगों के पास बड़ी गलत अफवाहें हैं कि पानी गंदा रहता है, उसका कैसे प्रयोग होगा। जबकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बारिश के पानी में मत नहाओ, फुड़िया फुंसी निकल आएगी, है ना? इस तरीके की अफवाहें भी होती हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है बुआ जी। बताऊं आपको? बताओ। ये जो जब हम भूजल की बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि अफवाहें फैलती हैं, जब वो पानी जमीन के अंदर जाता है तो पानी जमीन में जो रेत के कण, जो पत्थर, जो मिट्टी होती है, वो अपने आप उस पानी को कहीं ना कहीं साफ कर देती है। बिल्कुल। तो इन अफवाहों पे विश्वास बिल्कुल ना करें जब तक आप खुद न देख लें बिल्कुल, या पढ़ लें कहीं से, या कोई ऐसी पत्र पत्रिका से आप उसकी जानकारी न ले लें, तब तक उस पर ना करें। लेकिन हाँ, रोजमर्रा की अगर हम लोग बात करें तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम ये सुन लेते हैं कि बाजार में सामान ये कम हो जा रहा है, खत्म होने वाला है, रख लो नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आजकल की अगर बात करें तो बड़ी आसान सी चीज़ है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है या कहीं कर्फ्यू लगने वाला है और लोग धड़ाधड़ सामान खरीद लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर लोग कोई भी एक्शन ले रहे हैं, मतलब कुछ बात उन्होंने सुनी और तुरंत उस पर रिएक्ट कर दिया, तो कुछ करने से पहले जरा सोचिए तो सही। जरा आपने जो बात सुनी है, जो उसे अफवाहें ही कहेंगे, जो बात सुनी है उसकी सत्यता को प्रमाणित करके देखिए, जानिए कि उसके पीछे का सच है क्या, दरअसल है क्या। या ये करें कि कुछ 2-4 लोगों से बात कर लें। अगर ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी सरकारी तंत्र से जुड़ी बात नहीं है, जैसे मॉल खुल गया है, सिनेमा हॉल चल चुका है, तो आप ये नहीं कि दौड़ जाएं कि देख लिया जाए, चलो समझे, पहले थोड़ा सा इंतजार कर लें। कुछ जैसे कहीं कोई और खबर मिली कि फला कोई गलत चीज मिली या कुछ ऐसा हो गया, हादसा हो गया, तो उसकी पहले तो समझे कि उसको हमें आगे बढ़ाना जरूरी है या नहीं है। बिल्कुल। अगर नहीं आवश्यक है, कहीं कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई जिससे बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है, तो अनावश्यक रूप से उन बातों को किया ही नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ जी। और पता है होता क्या है कि कभी कभी हम जब कुछ बहुत गलत चीज सुन लेते हैं या नकारात्मक सुन लेते हैं और बिना उसके पीछे के सत्य को जाने ही, परखे ही, हम सोचने लगते हैं कि कहीं ये बात सही तो नहीं, कहीं ये बात सही तो नहीं। तो जो हमारा मन है
वो भी उसी दिशा में सोचने लगता है। बिल्कुल। और जब ये ऐसी चीजें हम बार-बार सुनते हैं, बार-बार सुनते हैं और बार-बार उसके बारे में बात करते हैं, तो धीरे-धीरे ये जो हमारा मन है ना, उस पे यकीन करने लगता है। हमें लगने लगता है कि हाँ, ये तो सच है। और वैसे भी बुआ जी आप कहती हैं ना कि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। तो क्या मतलब अफवाह फैलाते रहें? ना, ना। जो अपना मन है, अगर वो किसी अच्छे क्रिएटिव काम में नहीं लगा है, हाँ, तो वो तो यही अक्सर सब ये करेगा। हाँ, अक्सर सोचने तो लगता है यही कि तो हम भी कह रहे हैं कम्मो जी। बहुरानी कि जो बात किसी से कहना है आवश्यक है या नहीं, ये भी पहले सोच लें, तोल मोल के भी बोलें। क्योंकि क्या है ना कि हमने तुमसे कह दिया, तुमने किसी और से कह दिया, चलो ठीक है, तुम तक भी हमें भरोसा है कि तुमने, जैसे अगर हमने कहा कि वहां 2 लोग एक्सीडेंट हुआ और 2 लोग बहुत ज्यादा घायल हो गए, जी। अगले ने पता लगा उसका 4 कर दिया, वहां जाते जाते पता लगा 15 हो गए, तो अब आप सोचो कि क्या हो सकता हाँ, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए इन सारी चीजों से बचना बहुत जरूरी है कि आगे बढ़ते 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 न जाने कहाँ की कहाँ हो जाए बात। और ये जो कहाँ की कहाँ बात पहुंचती है ना, इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जी। और बुआ जी, जब मन बीमार तो तन भी बीमार। और जब तन धीरे-धीरे बीमार तो मन बीमार। ये तो एक जलेबी साइकिल की है, तरह गोल-गोल, हाँ, चक्र बिल्कुल है, चक्र घूमता है। रहता है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, तो सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो इनसे बचने के लिए किया क्या जाए? क्या बताओ? हाँ, तो हम ये कर सकते हैं कि अव्वल तो इन अफवाहों पर आप ध्यान ही न दें, विश्वास ही न करें। और फिर भी आपके पास ऐसी बातें आती हैं, तो आप तो कम से कम उसे आगे ना फैलाएं। बिल्कुल। और अगर आपको किसी को बताना ही है, बहुत आवश्यक लग रहा है, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अफवाह नहीं होती हैं, जी। लेकिन उनका बहुत ज्यादा फैल जाना या लोगों को पता चल जाना नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, हम उसको सीधे सीधे अफवाह नहीं कह सकते, वो गलत नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि आप किसको बताने जा रही हैं। वहां से जो अभी हमने कहा कि कहीं उसमें नमक मिर्च लगकर वो बात और आगे तक तो नहीं जा रही है ना? ये बहुत जरूरी बात है। तो अगर आप ऐसी किसी अफवाहों से परेशान होने लगते हैं, जी। आपका मन घबराने लगता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। कोशिश करें कि आप अकेले ना हो। साथ ही साथ आपका जो खाली समय है, वो अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए करें, या वो काम करें जो आपको पसंद है। आपको क्या बिल्कुल। पसंद है बुआ जी? हमको हाँ। ये तो हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हमें जो बिल्कुल नहीं, ना 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 ना। तो क्या सोच रही हो, ये बात बात पे हमसे हमारे मन की बात जान लोगी क्या? नहीं नहीं, तो ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बताती हूँ कि अफवाहों से बचने के लिए कुछ समय के लिए जो सोशल मीडिया है, ये जो मंच है, जी। उससे आप दूरी बना लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम हमारे हाथ में फोन देखकर ऐसा बोल रही हो, हम समझ रहे हैं। हैं? होता ये है सब ना बुआ आजकल की जी। बिटिया लोग ना सबसे पहले बड़ों पर ही हाथ डालती हैं। बिल्कुल। और अब देखिए, हाँ। हम अफवाहों की बात कर रहे थे, काफी सारी बातें की हमने, लेकिन ये जो घड़ी है ना, ये भी टिक 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 करके हमें इशारा कर रही है, कर कुछ तो रही बता है। रही है। कर रही है, तो बस हाँ, जब विदा तो कर ले लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बता दें कि जी। अपना ध्यान रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिए। उसके साथ साथ 2 जून को सखी सहेली का जन्मदिन है, तो तैयार रहिएगा। 2 जून को सभी लोग एक साथ जुड़कर कार्यक्रम सुनिएगा। आप सब भी खूब पकवान बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। लेकिन आज हम विदा लेते हैं। बिल्कुल। तो सभी को कम्मो और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।